सरकार ने अगस्त 2023 में संसद से एक कानून पास कराया जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट या डीपीडीपी एक्ट भी इसे कहा जाता है। इस एक्ट का मुख्य मकसद था कि किस तरह से आपके पर्सनल डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए, उसे संरक्षित किया जाए, जैसे आपका नाम, आपकी फ़ोटो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स या आपके आधार कार्ड की डिटेल्स और भी दूसरी जानकारी जो डिजिटल स्पेस में हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना और उनके दुरुपयोग को रोकना। कानून कहता है कि जब तक आप उस व्यक्ति या संस्था से उसकी पूरी अनुमति ना ले लें, तब तक आप उसके निजी डेटा का ना तो प्रयोग कर सकते हैं, ना उसे संरक्षित कर सकते हैं और उसे ना ही प्रोसेस कर सकते हैं। आज डिजिटल डेटा जगह जगह हम सभी का बिखरा हुआ है, तो सिद्धांत रूप से कानून जनहित में है और इस कानून के फायदे हैं और इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। हालांकि सरकार ने इसमें एजेंसियों को ये अधिकार दिए हैं कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक हित या अपराध को रोकने के मामले में खुद जो है डेटा को लेकर उसको प्रोसेस कर सकती है, उसका इस्तेमाल कर सकती है। अब अगर ये कानून जनहित में है और लोगों के फ़ायदे के लिए बनाया गया है, जैसा कि सरकार ने अपने पर्पज़ में बताया भी है, तो इससे समस्या क्या है? ट्रांसपेरेंसी के लिए काम करने वाली संस्थाओं का कहना है कि इस कानून के प्रावधानों में समस्या है। ना तो ये आपके डेटा को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है और ये लोगों से जानकारी लेने का उनका जो मूलभूत अधिकार है वो भी छीनती है। असल में डीपीडीपी एक्ट को तैयार करते हुए सरकार ने सूचना के अधिकार कानून की एक धारा में बदलाव किया है और यही पूरे विवाद की जड़ है। सरकार ने सूचना का जो अधिकार कानून है 2005 में जो बनाया गया था, उसकी धारा 81J में बदलाव किया है और इस विवाद को समझने के लिए पहले आपको इस धारा को समझना होगा। सूचना के अधिकार कानून जब 2005 में आया, उसमें ऑलरेडी राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू प्रिवेसी को बैलेंस किया गया था थ्रू सेक्शन 81J। सूचना के अधिकार कानून में धारा 8 है जिसमें एग्जेम्पशंस हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सूचना चाहे तो ली जा सकती है। कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो हम RTI एक्ट के तहत नहीं ले सकते और उसमें 81J जो है वो ये कहता था कि आप ऐसी निजी सूचना, व्यक्तिगत सूचना नहीं ले सकते जिसका किसी भी पब्लिक एक्टिविटी या इंटरेस्ट से लेना देना नहीं है और या फिर वो अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी कॉज करता है। तो ऑलरेडी कानून में लिखा था कि ऐसी कोई सूचना नहीं मांगी जा सकती which causes an unwarranted invasion of privacy or has nothing to do with public activity or interest। हमारा ये मानना है कि जब डेटा प्रोटेक्शन कानून आया, कोई जरूरत नहीं थी सूचना के अधिकार कानून के साथ टिंकर करने की, लेकिन सरकार ने ये प्रोविजन जो है 81J उसे अमेंड कर दिया और ये कह दिया कि अब से आप कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कोई भी व्यक्तिगत सूचना नहीं ले सकते। Which if you look at section 81J protects the privacy interest but does it in a balanced manner, saying that if there is a public interest which does result from the disclosure of private information, it should still be disclosed. Now this has been taken away, swept away, case by case assessments which could be done by information officers, appellate authorities, all taken away because there is no condition in which this balancing can exist under the new language. It's been changed. अब इसका क्या मतलब हुआ? आप देख रहे हैं कि किस तरह से हर चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि गलत लोगों के नाम ऐड हो रहे हैं और गलत लोगों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं। जो लोग वहां रहते हैं उनके नाम डिलीट हो रहे हैं, जो नहीं रहते उनके नाम ऐड किए जा रहे हैं। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि सही नाम है कि गलत नाम है, जब तक कि वोटर लिस्टें पब्लिक में नहीं होंगी, सर्चेबल नहीं होंगी। अब जब डेटा प्रोटेक्शन कानून आता है और सरकार कहती है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं ली जा सकती सूचना के अधिकार कानून में और पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देंगे लोगों को, तो ऐसी तमाम सूचनाएं जैसे इलेक्टोरल रोल्स हैं जिसमें लोगों का नाम, पता, उनकी फोटोग्राफ ये सब लगी होती है, तो ये तो फिर इसके ऊपर बड़ा सवाल हो जाएगा, तो उतार दिए जाएंगे ये सारी वोटर लिस्ट। तो इलेक्टोरल
फ्रॉड कैसे रोकेंगे लोग? पब्लिक मॉनिटरिंग के लिए राशन में, पेंशन में, स्कॉलरशिप्स में जब भ्रष्टाचार होता है तो लोग कैसे सशक्त होते हैं इस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए? जब वो सूचना के अधिकार में एप्लीकेशन डालते हैं, सूचनाएं निकालते हैं और सामने आता है कि किसको मिली है, कौन ऐसे लोग थे जो कि पात्र नहीं थे उसको लेने के, या फिर कहा जा रहा है उन्हें कि आपको मिल रही है और उनको मिल नहीं रही थी। पूरा जो ऑडिट का, पीपल्स ऑडिट का जो पूरा सिस्टम था वो उसी चीज पे टिका है कि लोग सूचना के अधिकार में ये ग्रैन्युलर इंफॉर्मेशन ले पा रहे थे। अब जब ये संशोधन कर दिया गया है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए से, ये सारी सूचनाएं हमें मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, मिलेंगी ही नहीं ऐसी सारी सूचनाएं। मतलब सरकार ने एक तरीके से अपनी जवाबदेही का, अपने भ्रष्टाचार को रोकने का जरिया बंद कर दिया है। NPAs, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं बैंक्स के, लोग जानना चाहते हैं कि ये कौन पूंजीपति हैं जिनको अरबों रुपए देके वो फरार हो जाते हैं, उनके लोन माफ कर दिए जाते हैं। अब कहा जाएगा ये तो व्यक्तिगत सूचना है, किसी का नाम व्यक्तिगत सूचना है, हम नहीं बताएंगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, लोग जानना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कंपनी कौन थी, कहा जाएगा ये तो व्यक्तिगत सूचना है, आइडेंटिफाइज अ पर्सन, इसलिए सूचना नहीं मिलेगी। तो मतलब भ्रष्टाचार पे जो पूरी रोक लगाने का जो तरीका था सूचना के अधिकार कानून से, उसे ही ध्वस्त कर दिया गया है और उसके खिलाफ ये पूरा कैंपेन शुरू हुआ है। एक सवाल इस कानून के तहत गठित होने वाले डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को लेकर भी है। यही बोर्ड अगर कानून का उल्लंघन होता है तो सुनवाई करेगा मामले की, और यही बोर्ड फैसला सुनाएगा, और यही बोर्ड सजा कितनी होगी, कैसी होगी, ये तय करेगा। सरकार ने यही नहीं कहा कि हम आपको RTI के तहत सूचना नहीं देंगे। सरकार ये कह रही है कि अगर कोई खोजी पत्रकार है या कोई कैंपेन है, कोई संस्था है जो कि सर्वे करते हैं या फैक्ट फाइंडिंग करते हैं और लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट में किसी का आप नाम लिखेंगे, आप ये बताएंगे कि हमने ये पाया, उसकी व्यक्तिगत सूचना होगी। अब सरकार कह रही है कि आप कवर्ड हैं, अब डेटा फिडिशरी बन गए इस कानून के तहत, और डेटा फिडिशरी को कंसेंट लेना है, पर्पस लिमिटेशन है, तमाम उनके ऊपर प्रोविजंस हैं। अब एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जब अपनी स्टोरी करने के लिए जाते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं या कोई संस्था इकट्ठी करती है कि भाई कौन वंचित रह गए, उनके नाम इकट्ठी करते हैं, वो डेटा फिडिशरी बन जाएंगे। और अगर उन पर कोई भी शिकायत की जाती है, वो शिकायत डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में करी जाएगी। कानून की धारा 18 में लिखा है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है वो सरकारी बोर्ड होगा, सरकार ही उस बोर्ड को बनाएगी, और उस बोर्ड के पास 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगाने की ताकत है। तो आप ये सोचिए कि अगर कोई जर्नलिस्ट हैं जो कि सरकार जो चाहती नहीं है उसे उजागर करते हैं, अगर कोई एक्टिविस्ट हैं, कोई संस्था है जो अपना काम करती है जिससे भ्रष्टाचार उजागर होता है जो सरकार नहीं चाहती है, तो उनकी शिकायत एक चली जा सकती है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में, और उन पर 500 सुनवाई करने वाले वही लोग हैं जो जिनके खिलाफ काम किया गया। बिल्कुल सर, सुनवाई करने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट की बोर्ड है। तो ये जो है ये पूरी तरह से एक हथियार बना लिया गया है। जैसे हम कहते हैं कि UAPA कानून है, PMLA कानून है, ये ड्रैकोनियन कानून है, ED CBI को हथियार बना लिया गया है। सरकार ने एक नया हथियार बनाया है। सूचना अधिकार कानून में DPDP एक्ट के तहत जो संशोधन किए गए हैं उनको वापस लेने के लिए अब ये सामाजिक कार्यकर्ता एक देशव्यापी आंदोलन चलाने की सोच रहे हैं, जिसमें जागरूकता फैलाई जाएगी, और इनका कहना है कि ये तमाम विपक्षी पार्टियों से भी संपर्क करेंगे। माना जा रहा है कि अगर इस कानून को इस रूप में लागू किया गया तो सामाजिक न्याय की लड़ाई के जितने आंदोलन हैं या पारदर्शिता से जुड़े जो आंदोलन हैं वो कमज़ोर पड़ सकते हैं, और यहाँ तक कि खोजी पत्रकारिता जो दस्तावेजी सबूतों के आधार पर होती है, ऐसे पत्रकारों पर जो खोजी पत्रकारिता करते हैं उन पर भी संकट छा सकता है या सरकार उनकी आवाज़ को दबा सकती है। हमें निजता और प्रिवेसी को समझना चाहिए पब्लिक संसाधनों के पूरे संदर्भ में। कौन कितना खनिज उतार रहा है, सबका है, पानी सबका है, ये पूरे एयरवेव सबके है, लेकिन एक व्यक्ति, एक कंपनी अपने तरीके से उसको पूरा का पूरा चूस के अपने संसाधन अपने हाथों में ले रहा है। या किसी गांव में भी एक ही व्यक्ति सारा पानी ले रहा है, या सड़क केवल कोई एक
बहुत प्रभावशाली व्यक्ति के यहाँ जा रहा है, उस सब में कैसे संभव है? क्योंकि वो अपना नाम छिपा देता है। और अभी निजता के नाम पर यदि छिपाएगा और कोई उसका नाम ही नहीं ले सके, तो एक तरीके से ये आपकी निजता नहीं है, ये पब्लिक रिसोर्सेज की लूट की छूट है। क्योंकि आप करोगे और आपका नाम भी नहीं ले सकेंगे और आपको रोक भी नहीं सकेंगे। तो भयंकर ये निजता के नाम पर पब्लिक रिसोर्सेज को हड़पने का काम है। आपको एक जर्नलिस्ट के रूप में नहीं देखा जा रहा है, आपको देखा जा रहा है एक डेटा कलेक्टर के रूप में। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो जर्नलिस्ट सोचते हैं कि हम पे कोई कानून लागू नहीं है क्योंकि हमारे पास ये नोटबुक और ये पेन है, तो ये एटलीस्ट अभी के समय में तो ये सच नहीं है। आप भी इस कानून के नज़र से अपने आप को देखिए। मैंने डेटा इकट्ठा किया, मैंने उसे प्रोसेस किया। प्रोसेस यानी कि आपने उसको इकट्ठा करके अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल फ़ोन पे डाला और फिर आपने सेलेक्ट किया कौन सा कोड आप यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे, कौन सी फ़ोटो डालेंगे, कौन सी लोकेशन को आप चूज़ करेंगे अपनी फील्ड रिपोर्ट से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप डेफिनेटली इस लॉ के अंदर आएंगी, लेकिन बिना ताकत के। सारी ताकत सरकार के पास होगी जो आपके ही डेटा को नहीं, आपके सोर्सेज के डेटा को भी देख सकती है थ्रू द डेटा प्रोसेसर्स, एंड आपकी सोर्स कॉन्फिडेंशियलिटी एक दिन में चली जाएगी। सरकार ने इस कानून से जुड़े नियम तो बना लिए हैं, लेकिन अभी इसे नोटिफाई नहीं किया है, यानी ये कानून अभी प्रभावी नहीं हुआ है। और ऐसे में ये देखने की बात है कि सरकार जब इस कानून को प्रभाव में लाती है, उससे पहले राजनीतिक हलचल कैसी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वेबसाइट है hrideshjoshi.com और वहाँ पर जाकर भी आप मेरे सारे काम के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।